हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत रंजन, तुम सबों का विशु सर, अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का जो ये वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में हम लोग आज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के ऊपर में आधारित एक न्यूमेरिकल सवाल का डिस्कशन करेंगे और इस सवाल में देखेंगे कि हमारा जो वेपर रेफ्रिजरेंट है एट द एंड ऑफ कंप्रेशन सुपर हीटेड अवस्था में रहता है। अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल सवाल का डिस्कशन किया, उसमें हम लोगों ने देखा कि हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट एट द एंड ऑफ कंप्रेशन या तो वेट होता है और या नहीं तो ड्राई होता है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो वेपर रेफ्रिजरेंट है एट द एंड ऑफ कंप्रेशन कैसा रहेगा, सुपर हीटेड। सुपर हीटेड कहने का मतलब है वेपर रेफ्रिजरेंट एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, यानी कि तीसरा नंबर पॉइंट इस सैचुरेशन कर्व के बाहर है। देखो, वेपर रेफ्रिजरेंट तीन अवस्था में रहता है एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, वेट, ड्राई, नहीं तो सुपर हीटेड। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कहता है कि वेपर रेफ्रिजरेंट एट द एंड ऑफ कंप्रेशन कैसा है, तो हम एज्यूम करते कि वो वेट है। क्वेश्चन में ये कह देता है कि वेपर रेफ्रिजरेंट एट द एंड ऑफ कंप्रेशन ड्राई एंड सैचुरेटेड है, तो हम मानते हैं कि हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट एट द एंड ऑफ कंप्रेशन ड्राई एंड सैचुरेटेड है। लेकिन क्वेश्चन में ये कहता नहीं है कि हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट एट द एंड ऑफ कंप्रेशन सुपर हीटेड है। तो हम ये जानेंगे कैसे? तो देखो, दो चीज याद रखना, दो पॉइंट हमेशा रिमेंबर रखना। पहला, हमको ये पता है यहाँ 4 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है। 2 पॉइंट क्या होता है? एट द बिगनिंग ऑफ कंप्रेशन। और ये जो 3 पॉइंट है, या तो यहां हो सकता है, या ये कर्व पर हो सकता है, या बाहर हो सकता है। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में जाके देखो। अगर ये कह दे कि मेरा जो वेपर रेफ्रिजरेंट है एट द बिगनिंग ऑफ कंप्रेशन, 2 पॉइंट यहां ना होके बिल्कुल इस कर्व पर है, मतलब वेपर रेफ्रिजरेंट एट द बिगनिंग ऑफ कंप्रेशन, ये ड्राई एंड सैचुरेटेड है, तो निश्चित तौर पर जब आप कंप्रेशन कीजिएगा तो आपका जो वेपर रेफ्रिजरेंट होगा एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, वो इस सैचुरेशन कर्व के बाहर जाएगा, वो सुपर हीटेड अवस्था में चला जाएगा। तो आप एक तो ऐसे पता कर सकते हैं। दूसरा पता करने का तरीका क्या है? वेपर रेफ्रिजरेंट जब सुपर हीटेड होता है, वेपर रेफ्रिजरेंट जब सुपर हीटेड होता है, तो हम आपको पढ़ाए थे कि आपका ये सपोज कीजिए अपर टेम्परेचर लिमिट है, ये लोअर टेम्परेचर लिमिट है, ये 0.4 है, ये 0.1 है। कम आ रहा मेरा बात समझ में? ये मान लेते हैं अभी सपोज कीजिए ये 0.2 है, और कंप्रेशन जब आप करते हैं ये पॉइंट आपका 3 है, ये पॉइंट 3 है। इसी तरह से टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम चलता है। तो देखिए, यहां पर जो टेम्परेचर है, इसको हम बोलते हैं सुपर हीटेड टेम्परेचर, और ये जो टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड टेम्परेचर। अपर सैचुरेशन टेम्परेचर, इसको बोलते हैं लोअर सैचुरेशन टेम्परेचर। अगर ये कह दे कि वेपर रेफ्रिजरेंट एट द एंड ऑफ कंप्रेशन का जो टेम्परेचर है वो अपर सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा है, तो भी आप मान लेना कि आपका जो वेपर रेफ्रिजरेंट है एट द एंड ऑफ कंप्रेशन सुपर हीटेड होगा। तो इनडायरेक्ट वे में ये कहता है कि आपका वेपर रेफ्रिजरेंट अगर ड्राई है, इसका मतलब है कि एट द एंड ऑफ कंप्रेशन आपका जो वेपर रेफ्रिजरेंट है एट द बिगनिंग ऑफ कंप्रेशन अगर ड्राई है, तो निश्चित तौर पर जो वेपर रेफ्रिजरेंट एट द एंड ऑफ कंप्रेशन होगा वो सुपर हीटेड होगा। और या नहीं तो ये कह दे कि वेपर रेफ्रिजरेंट एट द एंड ऑफ कंप्रेशन का जो टेम्परेचर है वो अपर सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा है, तो भी आपका जो वेपर रेफ्रिजरेंट होगा एट द एंड ऑफ कंप्रेशन वो कैसा होगा, सुपर हीटेड होगा। तो इन दो बातों से ये पता चलता है कि हमारा जो वेपर रेफ्रिजरेंट है एट द एंड ऑफ कंप्रेशन सुपर हीटेड है। क्लियर है? तो चलिए, ये समझाने के लिए हम बताए थे बाबू जरा सा आपको, ये ग्राफ हालांकि इस क्वेश्चन का नहीं है, ये भी हम आपको समझाने के लिए बताए थे, इसलिए इसको जरा सा हम मिटा लेते हैं, इसको बनाना नहीं है।
चलिए इसको हम मिटा लिए। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। एक रेफ्रिजरेटिंग मशीन है यूजिंग R12 एज ए रेफ्रिजरेंट ऑपरेट्स बिटवीन प्रेशर लिमिट ऑफ 2.5 बार एंड 9 बार। देखो यहाँ टेम्परेचर लिमिट नहीं दिया, यहाँ प्रेशर लिमिट दिया, तो घबराने का जरूरत नहीं है। जब तुम रेफ्रिजरेंट टेबल को खोलोगे तो हर रेफ्रिजरेंट के लिए 2 टेबल गिवन होता है, एक प्रेशर बेस में भी गिवन होता है, एक टेम्परेचर बेस में भी गिवन होता है। अगर टेम्परेचर गिवन रहेगा तो हम टेम्परेचर बेस वाले टेबल से देखेंगे, सारे वैल्यूज का, सारे जितने भी आपकी इंथैल्पी हैं, HF है, HFG है, इंट्रॉपी है, SF है, SFG है, उनके वैल्यू को। और जब प्रेशर लिमिट्स गिवन होते हैं तो हम प्रेशर वाले बेस में जाएंगे और प्रेशर के करस्पॉन्डिंग सारे वैल्यूज को देखेंगे, HF का, HFG का, SF का, SFG का। आ रहा मेरा बात समझ में? 2 आपको टेबल दिखेंगे, 2 बेस के टेबल दिखेंगे, प्रेशर बेस के भी दिखेंगे और टेम्परेचर बेस के भी दिखेंगे। आप रेफ्रिजरेंट टेबल खोलिएगा, उसमें बिल्कुल आपको दिखेगा, और नहीं दिखेगा तो हमको कॉल कीजिएगा, हम आपको बता देंगे कहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने अपना रेफ्रिजरेंट टेबल खोला और देखा कि वहाँ हमको प्रेशर लिमिट गिवन है 2.5 बार एंड 9 बार। तो हम रेफ्रिजरेंट टेबल खोले, रेफ्रिजरेंट टेबल को खोले, उसमें R12 के लिए R12 जिस पेज में होगा उस पेज को खोले और वहां पर देखें कि प्रेशर जब 9 बार होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर कितना होता है। प्रेशर जब 2.5 बार होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर कितना होता है। उसके बाद HF का भी वैल्यू होगा, HFG का भी होगा, HG का भी होगा, SF का भी होगा, SG का भी होगा, सबका वैल्यू होगा। जिनकी ज़रूरत होगी उनको हम लिख लिए। इस सवाल में हमको इन्हीं की ज़रूरत होगी इसलिए इनको लिख लिए, या आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, आप उसी टेबल से देख के अपना अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। चलिए, मतलब 9 बार और 2.5 बार पर सैचुरेशन टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस और -7 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये हो गया कि अपर टेम्परेचर लिमिट 36 डिग्री सेल्सियस है प्लस 273 केल्विन कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 639 7-3-10 का 0 3-2-5 सॉरी 273 36 हो जाएगा 319। ठीक है ना, देख लेना भाई। चलो आगे बढ़ो। और कितना है ये? -7 डिग्री सेल्सियस है। -7 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये हो गया -7 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये हो जाएगा 266 केल्विन। एक हो जाएगा 319 केल्विन, एक हो जाएगा 319 केल्विन और एक हो जाएगा 266 केल्विन। 2 टेम्परेचर लिमिट हो गया। अब देखिए आगे बढ़िए। द वेपर इज ड्राई एंड सैचुरेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन। आपको तो पता है ये 0.4 है, ये 0.1 हो गया, और जो 2 पॉइंट है जहां पर कंप्रेशन की शुरुआत होती है वहां पर आपका वेपर रेफ्रिजरेंट कैसा है? बिल्कुल ड्राई एंड सैचुरेटेड है। मतलब 2 पॉइंट कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। इसके बाद जब आप कंप्रेशन करते हैं, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो 3 पॉइंट जाएगा वो सैचुरेशन कर्व के क्या हो गया? बाहर हो गया। आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो सुपर हीटेड हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? इसको कंडेंसर में भेजेंगे। तो जब कंडेंसर में भेजेंगे तो जो सुपर हीटेड स्टीम है पहले ठंडा होके सैचुरेट होगा कंडेंसर में, और कंडेंसर में जैसे ही जब ये सैचुरेशन टेम्परेचर पर आ जाएगा, अब जब इससे हीट निकलेगा तो इसके फेज में ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ये वेपर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही आपका टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम होगा इस सवाल के लिए। तो 3 पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा इसको हम बोलेंगे T सुपर हीटेड। इस टेम्परेचर को हम कहेंगे T सुपर हीटेड, जो आपको कैलकुलेट करना होगा। इस सवाल में कैसे कैलकुलेट करेंगे इस पर हम जाएंगे। उसके बाद दिया हुआ कैलकुलेट द थ्योरेटिकल COP एंड नेट कूलिंग प्रोड्यूस वगैरह वगैरह पर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे H1, H2, H3 और H4। जितने भी कंसर्निंग पॉइंट्स हैं इनके इंथैल्पीज को सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए
अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इस सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर निकालना। कैसे निकालेंगे? तो देखो, सुपर हीटेड स्टीम का हमेशा याद रखना, इंथैल्पी जो होता है H सुपर हीटेड बराबर, इसका फॉर्मूला होता है H सैचुरेटेड प्लस यहां पर जो इंथैल्पी है प्लस Cp वेपर इंटू T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड। एक ये तरीका है, T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड। यहाँ का इंथैल्पी क्या होगा? यहाँ का इंथैल्पी प्लस Cp वेपर इंटू T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड, ये टेम्परेचर माइनस ये टेम्परेचर। और इंट्रोपी बराबर क्या होता है? सुपर हीटेड स्टीम का इंट्रोपी बराबर क्या होगा? S सैचुरेटेड प्लस 2.3 Cp वेपर लॉग T सुपर हीटेड बटे T सैचुरेटेड। इंट्रोपी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, यहां का इंट्रोपी क्या होगा? यहां का इंट्रोपी क्या होगा? यहां का जो इंट्रोपी है ये सैचुरेशन है, इट इज सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन कर्व पर है। यहां का जो इंट्रोपी है प्लस 2.3 Cp वेपर लॉग T सुपर हीटेड बटे T सैचुरेटेड। मतलब आपके पास अगर सुपर हीटेड टेम्परेचर रहेगा तभी आप S सुपर हीटेड निकाल सकते हैं या H सुपर हीटेड निकाल सकते हैं। कब? जब आपके पास T सुपर हीटेड रहेगा। लेकिन इस सवाल में नहीं दिया है, कैसे निकालें? तो हमको तो पता है कि यहाँ पर जो इंट्रोपी है वही इंट्रोपी यहाँ पर होगा, हमको पता है। सबसे पहला काम क्या होता है? सुपर हीटेड स्टीम वाले क्वेश्चन में सुपर हीटेड टेम्परेचर अगर नहीं दिया है तो इसको निकालिए। तो फॉर सुपर हीटेड टेम्परेचर हम क्या करेंगे? S2 बराबर S3। S2 कितना होगा? 2 पॉइंट किस पर है? गैसियस कर्व पर है, तो S2 हो जाएगा Sg2। Sg2 मतलब 2 पॉइंट जिस टेम्परेचर पर है -7 डिग्री सेल्सियस पर, यहां पर Sg का वैल्यू कितना है वही लिख दीजिएगा, वही Sg2 होगा। और S3 क्या होगा? S3 क्या है? सुपर हीटेड स्टीम का एंट्रोपी, इसको आप लिखिएगा S सैचुरेटेड एंट्रोपी सैचुरेटेड प्लस 2.3 Cp वेपर लॉग T सुपर हीटेड बाय T सैचुरेटेड। क्लियर है? अब देखिए Sg2 को क्या लिखिएगा? 0.7001। Sg2 मतलब 2 पॉइंट किस टेम्परेचर पर है? -7 डिग्री सेल्सियस पर है। और यहां पर Sg का वैल्यू क्या है? 0.7001, यहां पुट कर दीजिए। S सैचुरेटेड, S3 के लिए बात करें तो 3 पॉइंट के लिए सैचुरेशन ये है, तो आप इसको लिखिएगा S3 डैश, या ऐसे लिखिएगा S सैचुरेटेड क्या है भाई? Sg3 डैश प्लस 2.3 Cp वेपर लॉग T सुपर हीटेड हमें निकालना है बटे T सैचुरेटेड। चलिए 0.7001। अब देखिए Sg3 डैश, 3 डैश किस पर है? गैसियस कर्व पर, गैसियस कर्व पर है। और 3 डैश का टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस, तो 36 डिग्री सेल्सियस पर गैसियस एंट्रोपी कितना है? 0.6836, 0.6836 प्लस 2.3 Cp वेपर कितना दिया है क्वेश्चन में? Cp वेपर क्वेश्चन में दिया है 0.678 लॉग T सुपर हीटेड हमें निकालना है बटे T सैचुरेटेड 319 है। 0.7001 माइनस 0.6836 डिवाइडेड बाई 2.3 इंटू 0.678 इज इक्वल टू लॉग T सुपर हीटेड बटे 319।
अब इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे कीजिएगा, देखो ये मान लो कोई वैल्यू आया, सपोज करो x, सपोज कर लो ये x का वैल्यू 15 है, मान लो, मानने में क्या है, सपोज करो इसका वैल्यू कुछ 15 है, 16 कुछ भी है। तो तरीका क्या है, तरीका क्या है, सबसे पहले कैलकुलेटर में तुम लोग प्रेस करोगे शिफ्ट, सबसे पहले क्या प्रेस करोगे शिफ्ट, उसके बाद क्या प्रेस करोगे लॉग, सबसे पहले शिफ्ट दाबना फिर लॉग दाबना। जब लॉग दाबोगे उसके बाद क्या करोगे, ब्रैकेट वाला साइन देना। क्या दोगे, ब्रैकेट वाला साइन देना। जब ब्रैकेट वाला साइन दोगे तो ये जो वैल्यू है, इसको x माने हो ना, इसको यहां पुट कर देना, इसको यहां पुट कर देना। जब इसको यहां पुट कर दोगे तो एक वैल्यू आएगा y। जब इसको इस वैल्यू को यहां पुट कर दोगे और इक्वल टू दबाओगे तो एक वैल्यू आएगा जिसको हम मान लेंगे y, और y बराबर लिख देना T सुपर हीटेड बटे T सैचुरेटेड। अब y मान लो 20 आ गया है, T सुपर हीटेड तुम्हारे पास है, निकालना है T सैचुरेटेड 319 है, तो T सुपर हीटेड कितना होगा 319 गुना y। समझिए कैसे सॉल्व करना है, इस प्रोसेस को याद रखेंगे। सबसे पहले शिफ्ट दबाएंगे फिर लॉग दबाएंगे, उसके बाद ये ब्रैकेट देंगे और इस वैल्यू को इसमें पुट करना, और जैसे इक्वल टू दबाओगे एक वैल्यू आ जाएगा जिसको हम y कह देंगे, और y बराबर पुट कर देना T सुपर हीटेड बटे 319, तो T सुपर हीट हो जाएगा y इंटू T सैचुरेटेड। तो यहां से कैलकुलेट करने से आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, T सुपर हीटेड बराबर आ रहा है अच्छा एक चीज हमसे मिस्टेक हो गया, यहां ये 309 होना चाहिए था, ठीक है, ये 309 होना चाहिए, 19 नहीं बेटा 309, इसको ठीक कर लेना। चलो तो इसको सॉल्व करने पर T सुपर हीटेड आ रहा है 314 केल्विन। मतलब यहां से ये क्लियर हो गया कि जो सुपर हीटेड टेम्परेचर है वो सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा है, मतलब मेरा स्टीम सुपर हीटेड है। तो चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके, यहां तक नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके। अब आप क्या कीजिए, हर पॉइंट पर आप क्या कीजिए 1 2 3 4 चारों पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, चारों पॉइंट पर आपको इंथैल्पी निकालना है। H1 बराबर क्या होता है, H4 होता है, और H4 बराबर क्या होता है, HF4 होता है। चलिए हमको पता है 4.36 डिग्री सेल्सियस पर है, 36 डिग्री सेल्सियस पर HF का वैल्यू 70.55 किलो जूल पर केजी। वेरी गुड। चलिए H2 बराबर H2 2 पॉइंट गैसियस कर पर है, तो H2 बराबर हो जाएगा Hg2 2.-7 डिग्री सेल्सियस पर Hg का वैल्यू 184.5 किलो जूल पर केजी। 3 पॉइंट आपका सुपर हीटेड है, H सुपर हीटेड, तो H सुपर हीटेड होगा H सैचुरेटेड प्लस Cp वेपर T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, 3 पॉइंट के लिए सैचुरेशन ये है 3 डैश बोलिए है कि नहीं है, 3 पॉइंट के लिए सैचुरेशन ये है, तो आप बोलिएगा H सैचुरेटेड के बदले यहाँ आप क्या लिखिएगा, ये गैसियस कर्व है माय डियर स्टूडेंट्स, ये कैसा है गैसियस कर्व है, तो आप बोलिएगा H3 बराबर होगा Hg3 डैश। ये जो सैचुरेशन इंथैल्पी है 3 पॉइंट के लिए यही सैचुरेशन है, तो यहाँ पर इंथैल्पी क्या हो गया, गैसियस कर्व है, तो 3 डैश पर यानी कि 36 डिग्री सेल्सियस पर जो गैस का इंथैल्पी हो गया Hg3 डैश प्लस Cp वेपर के 8 इंटू 314.14 माइनस 309, दिस दोनों टेम्परेचर डिफरेंस। Hg3 डैश कितना है भाई, Hg3 डैश कितना है, Hg3 डैश है 36 डिग्री सेल्सियस पर, तो 36 डिग्री सेल्सियस पर Hg का वैल्यू कितना है 201.8 प्लस 0.678 इंटू 314.14 माइनस 309, इसको सॉल्व करने पर आता है H3 का वैल्यू आता है 205.84 किलो जूल पर केजी। देखो यहाँ का एंथैल्पी आ गया, यहाँ का आ गया, यहाँ का आ गया, यहाँ का आ गया, सब पॉइंट का एंथैल्पी आ गया। नोट डाउन करो, सवाल हो गया खत्म, सॉल्व हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोगों को सबसे पहले निकालना है COP
थ्योरेटिकल, COP थ्योरेटिकल क्या होगा बताओ? H RN बटे वर्क डन, RN बटे वर्क डन। RN क्या होता है? H2 माइनस H1। वर्क डन क्या होता है? H3 माइनस H2। वैल्यू सारा गिवन है, वैल्यू सारा गिवन है। H2 कितना है? 184.5। H1 कितना है? 70.55। H3 कितना है? 205.84। H2 कितना है? 184.55। सॉल्व करने से माय डियर स्टूडेंट्स ये आ रहा है 5.33। 5.33 इज द थ्योरेटिकल COP। तो एक्चुअल COP क्या होगा? एक्चुअल COP क्या होगा? कह रहा है कि एक्चुअल COP 0.65 है COP थ्योरेटिकल के। तो 0.65 इंटू 5.33 कर लीजिए, ये आ रहा है 3.46। अब देखिए सवाल में बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज पूछा, एक बड़ा ही अच्छा चीज पूछा है, नेट कूलिंग प्रोड्यूस व्हेन 5 kg रेफ्रिजरेंट पर मिनट इज फ्लोइंग। तो ये नेट कूलिंग प्रोड्यूस क्या होता है? तो अमाउंट ऑफ हीट एब्स्ट्रैक्शन जो होता है ना माय डियर स्टूडेंट्स, RN, इसी को नेट कूलिंग प्रोड्यूस कहते हैं। कैसे? तो रेफ्रिजरेंट जितना हीट बॉडी से निकालेगा उतना ही तो बॉडी में कूलिंग होगा। तो हमेशा याद रखिएगा नेट कूलिंग प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्स्ट्रैक्टेड। एक ही चीज है, यानी कि नेट कूलिंग प्रोड्यूस किसके बराबर होता है? RN। अब हमको ये बताइए COP एक्चुअल इज इक्वल टू क्या होता है? RN बटे वर्क डन। RN इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? COP एक्चुअल इंटू वर्क डन। वर्क डन मतलब H3 माइनस H2। COP एक्चुअल कितना आपका? 3.46 इंटू H3 माइनस H2। H3 कितना भाई? 205.84 माइनस 184.5। सॉल्व करने पर ये आ रहा है 73.83 क्या? किलो जूल पर केजी। 1 kg रेफ्रिजरेंट इतना हीट प्रोड्यूस करता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है इफ 5 kg रेफ्रिजरेंट फ्लोइंग पर मिनट 1 kg रेफ्रिजरेंट इतना हीट निकाल सकता है, तो 5 kg रेफ्रिजरेंट पर मिनट में कितना हीट निकालेगा? तो टोटल कूलिंग प्रोड्यूस 1 kg रेफ्रिजरेंट जब इतना हीट निकाल सकता है तो 5 kg रेफ्रिजरेंट पर मिनट में कितना हीट निकालेगा? तो बोलेगा 5 इंटू 73.83। अब देखिए इसका यूनिट पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? केजी पर मिनट, और ये क्या है? किलो जूल पर केजी। केजी से केजी कट गया तो क्या बचा? किलो जूल पर मिनट। सॉल्व करने पर ये आता है, जो भी आता होगा लिख लीजिएगा, 5 इंटू 73.83 किलो जूल पर मिनट। इतना हीट, इतना कूलिंग पर मिनट में प्रोड्यूस हो रहा है। आपको किस में निकालना? आवर में। तो 1 मिनट में, सॉरी 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में माय डियर स्टूडेंट्स 1/60 आवर होगा। आप क्या कीजिएगा, इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के 1/60 कर लीजिए, तो नेट कूलिंग प्रोड्यूस्ड पर आवर आ जाएगा 5 इंटू 73.83 बटे 1/60 ऊपर चला जाएगा किलो जूल पर आवर। सॉल्व करने पर ये आंसर है 22140 किलो जूल पर आवर। चलिए कैलकुलेशन सब चेक कर लेना, आई होप सही किए होंगे, कहीं कहीं पर अगर हो गया होगा मिस्टेक तो देख लेना।
तो चलिए ये VCR एकदम कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। सब तरह के सवाल हम आपको बता दिए। बुक से आप लोग और प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ डाउट होता हमसे पूछिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल। आज ही रात में VAS का भी पूरा न्यूमेरिकल पूरा कंटेंट अपलोड हो जाएगा, बना हुआ है VAS का। उसको हम तुरंत आज रात में अपलोड कर देंगे और कल रेफ्रिजरेंट का कर देंगे और परसों एयर कंडीशनिंग का कर देंगे। तो 3-4 दिन में हम पहले ट्राई कर रहे हैं कि RAC का ख़त्म कर दें, फिर 4-5 दिन में हम IFT का भी ख़त्म कर देंगे। मतलब 15-20 तक एक टारगेट रखे हुए हैं कि अपलोड करके तुम लोग को दे देंगे। फिर पढ़ते रहना, और जो छुटपुट टॉपिक अगर किसी में रह गया होगा तो आराम से उसको ही बताते रहेंगे। हालांकि कोई पैनिक करने का ज़रूरत नहीं, सितंबर से पहले कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। एकदम निश्चिंत रहो, आराम से पढ़ते रहो बस, ठीक है। रिलैक्स भी नहीं होना। जिस दिन वीडियो आ जाए उस दिन कोशिश करो कि पढ़ लें, है ना। जितना जल्दी पढ़ लेंगे उतना आगे रिलैक्स रहेंगे हम लोग भी। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। हैव अ वेरी गुड डे। जय मैकेनिकल।